अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ IS2 इन्वेंट्रीज। बेसिकली इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें क्या बताते हैं कि हमने मतलब जिस भी स्टैंडर्ड के ऊपर कोई मतलब जिस भी एक किसी भी एक एंड चीज़ के ऊपर, किसी भी एक एसेट के ऊपर, किसी भी एक एंटिटी के ऊपर अगर हम कोई स्टैंडर्ड होता है तो हमें उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताता है कि हमने उसको अकाउंटिंग में कैसे ट्रीट करना है। तो IS2 हमें बताता है हमारी इन्वेंट्रीज़ के बारे में। इन्वेंट्रीज़ क्या होती हैं? हमारा करंट एसेट होती है। करंट एसेट्स क्या हैं? एसेट्स होते हैं रिसोर्सेज विच आर बेनिफिशियल फॉर अस इन फ्यूचर। और करंट एसेट्स क्या होते हैं? जिनकी लाइफ लेस देन 1 ईयर है। तो इन्वेंट्रीज़ के बारे में हमें, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में हमें क्या, कौन सा स्टैंडर्ड बताता है? IS2। IS2 डील्स विद द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज एट हाउ दे शुड बी डेल्ट। इनको हमने कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे मेजर करना है, और इसके अंदर हम इसको कैसे रिकग्नाइज़ करेंगे, कैसे मेजर करेंगे, और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। कोई भी स्टैंडर्ड होता है तो उसका स्टार्ट होता है ओवरव्यू से। ओवरव्यू क्या है कि हमारी इन्वेंट्रीज़ को, हमारे करंट एसेट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताएगा। इन्वेंट्री क्या है? इन्वेंट्री होता है कोई भी एसेट जिसको हमने होल्ड किया होता है फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, जिसको हमने आगे रीसेल करना होता है। एसेट हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। जैसे हमारी फर्नीचर की शॉप है, हमने फर्नीचर बेच रहे हैं, तो जो फर्नीचर हमने बेचने के लिए रखा हुआ है वो हमारा है इन्वेंट्री। मेडिसिन की बिज़नेस कर रहे हैं, मेडिसिन हमने स्टॉक में रखी हुई है फॉर द पर्पस ऑफ सेल, तो हमारी क्या है? इन्वेंट्री। तो इसका स्कोप में है कि ये किस चीज़ के साथ डील करता है। बेसिकली ये डील करता है हमारी इन्वेंट्री के साथ। तो इन्वेंट्री में और या हमारे पास ऑलरेडी हम एक चीज़ बनी बनाई ख़रीदते हैं और आगे बेच देते हैं, या फिर हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करके सेल करते हैं। जैसे हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज करती हैं जिसके अंदर रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स होता है। तो वो कहते हैं इसके अंदर तमाम इन्वेंट्रीज आएंगी, चाहे वो इधर दे आर रेडी टू सेल फॉर्म में हो या इधर मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म में हो, उन सब के साथ डील करेगा एक्सेप्ट वर्क इन प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। कंस्ट्रक्शन कंपनी की वर्क इन प्रोसेस के साथ वो डील नहीं करेगा, उसके लिए एक अलग स्टैंडर्ड होता है। और दूसरी बात ये कि हमारी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ होती हैं, जो हमारे बॉन्ड्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, वो हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हमारी इन्वेंट्री नहीं होती, तो उनके साथ भी ये डील नहीं करेगा। और बायोलॉजिकल एसेट्स के साथ भी डील नहीं करेगा क्योंकि वो हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है। और ये जो है कमोडिटी ब्रोकर्स के साथ भी डील नहीं करेगा। उसके बाद आती है हमारे पास डेफिनेशंस। डेफिनेशंस ये हैं, वैसे तो डेफिनेशंस आप लोग पढ़ चुके होते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक डेफिनेशंस हैं जो इन टर्म्स ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ हमारे पास स्टैंडर्ड्स ने बताई होती हैं। डेफिनेशन में सबसे पहले इन्वेंट्रीज क्या है? एसेट्स डेट आर हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऐसा एसेट जिसको हमने बेचने के पर्पस से रखा है, बेचने की नीयत से रखा है, हमारी इन्वेंट्री है, जो हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस में भी यूज हो सकता है और जिसको हम इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल और सप्लाईज भी ले सकते हैं। तो ये हमारा क्या है? इन्वेंट्रीज है। डेट इज़ हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेल, डेट कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल और सप्लाईज। इसके अंदर हमारे पास डेफिनेशन में दो चीज़ें और भी हैं। एक है नेचुरलाइजेबल वैल्यू। नेचुरलाइजेबल वैल्यू क्या होती है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन। के हमने जो है एक चीज़ बनाई 10 रुपये की और बेची हमने 12 रुपये की, तो 12 में से 10 माइनस करके 2 रुपये जब हमें मार्जिन बचता है वो हमारा नेचुरलाइजेबल वैल्यू होती है। एक चीज़ थी वो हमने ली 12 रुपये की, बेची हमने 14 रुपये की, तो 14 माइनस 12 टू इज़ आर नेचुरलाइजेबल वैल्यूज़। उसके बाद वो कहते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज़ क्या है? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज़ में सारी कॉस्ट आएंगी जो उसके ऊपर इनकर हुई हैं, बेशक वो परचेज प्राइस है, बेशक वो ड्यूटीज़ है, बेशक वो टैक्सेस हैं, रिबेट्स हैं, कुछ भी हैं, या फिर उस एसेट को उस जगह तक, हमारे बिजनेस तक लेके आने के लिए जो कॉस्ट है वो भी हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में आती है, जैसे हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। उसके बाद वो कहते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज के अंदर कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन भी है। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन क्या है कि अगर हम कोई भी इन्वेंट्री खुद से बना रहे हैं, खुद उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उसको रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने तक जितनी भी कॉस्ट आई है हमारी कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन है, जिसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड है, प्रोडक्शन ओवरहेड है, एट्सेट्रा। उसके बाद वो कहते हैं फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू क्या होती है? फेयर वैल्यू इज़ द प्राइस डेट वुड बी रिसीव टू सेल एन एसेट और सेटल एन लाइबिलिटी। कि अगर हमें किसी भी एसेट को एक्सचेंज करना है, उसके अंदर वो जो वैल्यू है, या फिर किसी लाइबिलिटी को सेटल करना है कि हमने इतने पैसे देने थे और हमने किसी एंटिटी से रिसीव करने हैं, तो उसको सेटल करने में जो हमारी जो सेटल करने में जो हमारी प्राइस होती है हमारी फेयर वैल्यू होती है। इसके बाद वो कहते हैं इसकी मेजरमेंट। इन्वेंट्री शुड बी मेजरमेंट एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। हमारी जो NRV है
वो और जो कॉस्ट, उन दोनों में से NRV नेट रिलाइजेबल वैल्यू और कॉस्ट दोनों में से जो सी वैल्यू कम होती है उनके ऊपर हम इसकी मेजरमेंट करते हैं अपनी इन्वेंट्रीज़ की। टू द एक्सटेंड दैट सर्विस प्रोवाइडर्स हैव इन्वेंट्रीज कॉस्ट इंक्लूड लेबर इन्वॉल्व इन providing service. Inventories are usually written down at NRV or an item by item basis unless it is more appropriate to group similar item. उसने कहा है कि हम जो इन्वेंट्रीज हैं उसको मोस्टली हम उसकी नेट रिलाइजेबल वैल्यू के ऊपर जो है राइट डाउन करते हैं उस वक्त तक, अगर तो ये इसको हमने सिमिलर आइटम्स को अगर ग्रुप की फॉर्म में नहीं किया तब। उसके बाद उसने कहा रिकग्नाइजेशन एंड एक्सपेंस। जैसे हम कहते हैं ना कि मैचिंग प्रिंसिपल होता है कि जिस पीरियड में रेवेन्यू एक्सपेंस रिकग्नाइज हुए होते हैं उसी में हम अपना एक्सपेंस रिकग्नाइज करते हैं। ये हमारा बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 का रूल है। तो इससे वो कहते हैं जब इन्वेंट्रीज को हम सोल्व करते हैं तो कैरिंग अमाउंट शुड बी रिकग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच रेवेन्यू इज रिकग्नाइज। जो उसकी कैरिंग वैल्यू होती है उसको हम एज अ एक्सपेंस रिकग्नाइज करते हैं उसी पीरियड में जिस पीरियड में हमने उस इन्वेंट्री को बेच के उसके ऊपर रेवेन्यू रिकग्नाइज किया। एंड लॉस आर रिकग्नाइज इन द पीरियड इन विच लॉस अकर्स। तो ये था हमारा IAS 2 इन्वेंट्रीज।